गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 2 का ही नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें मिश्रण के घटकों को अलग किस प्रकार किया जाता है उसकी विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के मिश्रण, समांगी, विषमांगी, विभिन्न प्रकार के विलयन, ट्रू विलयन, कोलॉइडल, निलंबन आदि के बारे में पढ़ा था। तो अब ये उससे आगे का भाग है, ये सेकेंड वीडियो है इसी चैप्टर की। सबसे पहले इसमें जो पहला मेथड है, मैं आपकी बुक से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक पॉइंट बड़ी क्लियरली। जो आपकी स्याही होती है, काले या नीले रंग की स्याही है, उसमें जिस डाई का प्रयोग किया गया है उस डाई को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें उस स्याही को एक वॉच ग्लास में लेकर उसको वाष्पीकृत किया जाता है। डायरेक्टली वाष्पीकृत नहीं किया जाता। इस तरीके से एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और वो पानी पहले वाष्पीकृत होगा और उसकी हीट से ये स्याही वाष्पीकृत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, हमें दिखता रहेगा जब तक स्याही में से वाष्प निकलते रहेंगे तब तक हम इसको गर्म करेंगे। जब वाष्प दिखने हमें बंद हो जाएंगे तब हम इसको हीट को बंद कर देंगे, बर्नर को बंद कर देंगे। तो इसमें जो नीचे रहेगी वो हमारी डाई रह जाएगी। जिस भी कलर की आपकी स्याही थी वो नीले या काले रंग की डाई रह जाएगी। ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा अलग करते हैं। दूसरा इसमें है पृथक्करण की विधि, अपकेंद्रण। दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। आपने मार्केट में देखा है अलग अलग प्रकार के दूध आते हैं, फुल क्रीम आता है, टोंड आता है, डबल टोंड आता है, जो पैकेट में पैक आते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो प्योर दूध होता है, जो फुल क्रीम होता है, जो भैंस का दूध होता है, उसमें से कुछ क्वांटिटी में क्रीम को अलग कर दिया जाता है और उसके बाद टोंड और डबल टोंड दूध बनते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से जो फैट जो है वो एक्स्ट्रा वाली निकाल देते हैं। तो ये अपकेंद्रण विधि में क्या किया जाता है, क्या होता है इस अपकेंद्रण विधि में, एक मशीन होती है जिसको अपकेंद्रीय मशीन या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन भी बोला जाता है। तो आपकी जो किचन की जो मिक्सी है ना, या जो मक्खन निकालने वाली मथनी है, वो भी एक अपकेंद्रीय यंत्र या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की तरह ही कार्य करते हैं। उसको बहुत तेज़ स्पीड से ऐसे घुमाया जाता है। जब उसको काफ़ी देर तक ऐसे घुमाया जाता है तो जो लाइट पदार्थ है, जो हल्का है, वो ऊपर आ जाता है और जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आप उसको दही को या फुल क्रीम दूध को जब तेज़ी से घुमाओगे, जो ऊपर या तो आपका मक्खन आ जाएगा और अगर दूध को घुमाया तो आपकी क्रीम आ जाएगी, वो लाइट होती है, और नीचे आपका दूध या लस्सी रह जाएगी। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इस विधि का प्रयोग लैब में किया जाता है। यूरिन में से और ब्लड में से कुछ सैंपल्स, मतलब किसी पदार्थ की जांच करने के लिए, या डेयरी में किया जाता है क्रीम अलग करने के लिए, या घर में भी क्रीम से मक्खन निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, जो ड्रायर होता है, उसमें भी गीले कपड़ों को डाल दिया जाता है, फिर वो बहुत स्पीड से घूमते हैं तो पानी उस विधि द्वारा अलग हो जाता है और कपड़े आपके सूख जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट विधि है आपकी थर्ड, दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। अघुलनशील द्रव्य हो गए आपके तेल है और पानी है। कभी भी घोल के देख लेना, वो घुलेंगे नहीं आपस में। आप उसको बेशक मिक्स भी कर दोगे ना, थोड़ी देर बाद वो अलग अलग लेयर के रूप में सेटल हो जाएंगे। ऊपर हमेशा आपका तेल आएगा और नीचे पानी आएगा, क्योंकि तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो तेल ऊपर रहेगा और जल का घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे आएगा। तो इस प्रकार की एक कीप का प्रयोग किया जाता है जिसे पृथक्करण कीप कहते हैं। तो ये जो पृथक्करण कीप है, इसमें उस मिश्रण को डाल देते हैं। नीचे एक स्टॉप कॉर्क लगी होती है, इसको अच्छे से मिक्स करके डाल दो। बेशक आप थोड़ी देर बाद आप इसको ऐसे ही रखा रहने दो, तेल ऊपर आ जाएगा और जल नीचे आ जाएगा। ये स्टॉप कॉर्क आपकी एक टैप की तरह काम करता है। आप इसको बंद और खोल सकते हैं। जब आप इसको खोलेंगे, नीचे एक बीकर लगा देंगे, धीरे धीरे आप इसको जो है स्पीड इसकी आपको कंट्रोल करनी है, नियंत्रित करनी है, ताकि एकदम से ना आए। धीरे धीरे जल आप बीकर में इकट्ठा कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि आप इसके आर पार देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये लेयर यहाँ पे बंद हो गई है आनी। उसके बाद आप इस स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे और फिर हम बीकर को हटा लेंगे और दूसरा बीकर लगा देंगे जिसमें हम मिट्टी का तेल इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो एक विधि हमारी ये हो गई। अब इसका अनुप्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ होता है, तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में। और दूसरा, जो धातुओं को उसके अयस्क से अलग किया जाता है ना, जैसे लोहा है, भट्टी में अशुद्ध जो उसका अयस्क है उसको क्या किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा रहता है और उसके ऊपर जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं वो आ जाती हैं।
तो उनको हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद नमक और कपूर के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे, ये हमने पिछली फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। उदहरोपातन एक विधि होती है, तो ये उदहरोपातन का एपरेटस दिखा रखा है ऐसे, ठीक है ना। अब ये उदहरोपातन विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे हमारा अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है। ये क्या होते हैं? ये उदहरोपातित पदार्थ हैं, उदहरोपातन हो सकता है इन पदार्थों का। तो इनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नमक भी सफ़ेद है, अमोनियम क्लोराइड भी सफ़ेद रंग का ही आपका है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम एक इस तरीके से चाइना डिश में लेंगे और उस चाइना डिश में हम इसके ऊपर एक कीप उल्टी करके रख देंगे। उसके मुंह पे हम यहाँ पे एक रुई का प्लग लगा देंगे ताकि वाष्प बाहर ना निकले, और हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे। जो अमोनियम क्लोराइड है वो उदहरोपातन के द्वारा सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद गैस के जो वाष्प के जो कण हैं वो वहाँ यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हम इसको ठंडा करेंगे तो ये वाष्प के कण जो हैं वापस क्या बन जाएंगे? वापस ठोस में बदल जाएंगे, क्योंकि ये पदार्थ क्या शो करता है? उदहरोपातन शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है। तो इन पदार्थों को हम उदहरोपातन की प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये पता करना है कि जो हमारे काली स्याही है वो क्या वो एक ही रंग है या वो अलग अलग रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसको समझने के लिए, इसको अलग करने के लिए काली स्याही में कितने प्रकार के रंगों से मिलकर बनी हुई है, इसके लिए जो विधि प्रयोग की जाती है उस विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्रोमेटोग्राफी तकनीक में क्या किया जाता है? एक बड़े अच्छी क्वालिटी का फिल्टर पेपर होता है जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। उसकी हम एक ऐसे पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, उस पर हम यहाँ पर नीचे एक डॉट लगा देंगे काले रंग की स्याही से, और उस डॉट को हम थोड़ी सी सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। उसके बाद एक ऐसा जार होता है क्रोमेटोग्राफी जार, उसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इस पेपर की सिर्फ हम टिप इसमें डिप करेंगे और उसको ऊपर से हम कवर करके सेट करके इसको छोड़ देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, पानी जो है इस पॉइंट को टच करके, इसमें कैपिलरीज होती हैं, उनके द्वारा पानी ऊपर मूव करना शुरू होगा। जैसे जैसे पानी ऊपर मूव होना शुरू होगा वैसे ही इसमें जो सबसे ज़्यादा पानी में घुलनशील पदार्थ होगा वो सबसे तेज़ी से मूव करेगा, वो सबसे ऊपर जाएगा। उसके बाद जो कम घुलनशील होगा वो यहाँ, उससे कम घुलनशील यहाँ। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। ये अलग अलग कलर दिखाई देंगे, जिस भी कलर से ये काले रंग की डाई मिलकर बनी हुई है, नीले लाल जिनसे भी बनी हुई है, हरा, वो सारे आपके अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तकनीक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी आसवन विधि। ठीक है, आसवन विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? दो ऐसे द्रव्यों के लिए प्रयोग की जाती है जो आपस में घुलनशील है। तो इसके लिए एक इस तरीके की आसवन फ्लास्क ली जाती है, इसमें ऊपर कॉर्क लगा दिया जाता है और यहाँ पे थर्मोमीटर फिक्स कर दिया जाता है, और इस पूरे एपरेटस को नीचे से बर्नर लगा के इस तरह से क्लैंप की सहायता से एक स्टैंड पे फिक्स कर दिया जाता है। साइड में आपके एक ट्यूब के द्वारा जो वाष्प हैं, जैसे जैसे ये आप इसको हीट करना शुरू करोगे, जो आपका एसीटोन है उसका क्वथनांक वो जल्दी बॉयल होना शुरू होगा और उसके वाष्प जो है यहाँ इस कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि ठंडा जल आ रहा है और गर्म जल निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ठंडा जल जब इसमें आएगा और गर्म जल निकलेगा तो इस पाइप में जो वाष्प आ रहे हैं वो ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होकर वो संघनित हो जाएंगे और संघनित होकर जल में बदल जाएंगे और एसीटोन को आप कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको टेम्परेचर से पता चल जाएगा, है ना, कि अब जल के वाष्प बनने शुरू हो जाएंगे। आप थर्मोमीटर में देख लोगे। तो उसके बाद हम इसको हटा देंगे और हम दूसरा बीकर लगा के हम जल के कण को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये ऐसे दो द्रव्यों के लिए प्रयोग की जाती है जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो। अगर दो ऐसे घुलनशील, तो ये इस विधि को क्या कहते हैं? आसवन विधि। अगर मान लिया आपके दो द्रव्य ऐसे हैं जिनके क्वथनांक में, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम का अंतर है, तो उनके लिए दूसरी विधि प्रयोग की जाती है जिसे कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है। अब इसमें और पिछले सेटअप में यही डिफरेंस है कि एक तो तापमान का अंतर है दोनों द्रव्यों के, और दूसरा इसमें क्या प्रयोग किया गया है, इसमें एक प्रभाजी कॉलम प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। इस प्रभाजी कॉलम में ऐसे कांच की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जो कि एक सतह प्रदान करती हैं संघनन के लिए। तो ये डिफरेंस है इसमें कि वो जो आसवन है
उसके जो जो घटक हैं, जो मिश्रण के घटक हैं घुलनशील हैं, लेकिन उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है। और प्रभाजी आसवन किसके लिए प्रयोग की जाती है? ऐसे मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है जो घुलनशील हैं, द्रव्य हैं और जिनके क्वथनांक में 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है। तो इसमें प्रभाजी कॉलम का प्रयोग किया जाता है ताकि दोनों द्रव्यों के बीच में जो उनके जब वाष्प संगनित होंगे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और सतह भी मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद है वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं। आपको पता है वायु भी एक मिश्रण है, एक समांगी मिश्रण है विभिन्न प्रकार की गैसों का, है ना। हमने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि वायु में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बाकी लेस देन 1% हमारी अदर गैसेज होती हैं। तो अब उस वायु में से अब हम उसके घटकों को अलग करना चाहते हैं कि कुछ कुछ जो भी गैसें हैं उनको हम अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रक्रिया दी हुई है, कुछ चरण दिए हुए हैं। वायु को पहले क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाकर और टेम्परेचर कम करके वायु को संपीड़ित करेंगे और उसको ठंडा करेंगे। जब हम उसको संपीड़ित और ठंडा करते हैं तो वायु किस में बदल जाती है, लिक्विड में, द्रवीय वायु बन जाती है। अब उस द्रवीय वायु को प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करेंगे हम। ठीक है, अब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो वो अलग अलग जो घटक हैं अपने क्वथनांक के अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन का दिया हुआ है -183, आर्गन का दिया हुआ है -186, नाइट्रोजन का दिया हुआ है -196। ध्यान रखना ये माइनस में है, तो यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर कौन सा होगा, ये, यानी कि सबसे पहले ये गैस मिलेगी हमें, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में हमारी रह जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक इसका सेटअप दिया हुआ है जो आपको बनाने के लिए कभी नहीं आता, बस आपको समझना है कि जो प्रेशर के साथ वायु आई उसको फिर धीरे धीरे गर्म किया, गर्म करेंगे और फिर उसको संघनित करके ठंडा करेंगे। पानी इसके अंदर आ रहा है और बाहर निकल रहा है। ठीक है, शीतल जो संपीड़ित वायु है, फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको शुष्क जो है बर्फ़ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। उसके बाद जो बाकी आगे लिक्विफाइड जो वायु है, एयर है, उसके बाद यहाँ पे फिर नाइट्रोजन निकल जाएगी और सबसे लास्ट में हमारी क्या रह जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब है हमारा उसके बाद अशुद्ध नमूने में से हम शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट मैंने आपको लैब में भी दिखाया था ना, एक बॉटल में था ब्लू कलर का, जैसे आपके चीनी के क्रिस्टल्स हैं वैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसको हम, इसका अशुद्ध नमूना दिया है, उसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको जल में पहले घोल देंगे, अशुद्धियों को हम फिल्टर करके छान लेंगे। उसके बाद हम उसका संतृप्त विलयन बनाने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के विलयन के घोल से वाष्पीकृत करेंगे। मतलब उसको धीरे धीरे हम चाइना डिश में लेके और उसको गर्म करना शुरू करेंगे बर्नर की हेल्प से। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे 1 दिन के लिए और फिल्टर पेपर से हम उसको कवर करके रख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम देखेंगे तो नीचे हमें ऐसे जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं ना, चीनी के दाने होते हैं, वैसे हमें क्रिस्टल्स प्राप्त होंगे। तो इस विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। भाई अशुद्धियाँ हमने छान ली, जो अब हमें मिलेगा, ठोस मिलेगा, वो क्या होगा, वो बिल्कुल शुद्ध होगा। ठीक है, फिर आपका एक सेटअप दिया हुआ है कि आपका जो जल घर है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, उसमें जल की शुद्धि के लिए किस प्रकार का सेटअप आपका होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। ये डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं आता, जस्ट इसको समझ लो। तो जो स्टोर्ड वाटर है उसको पाइप्स के द्वारा एक पहले टैंक में भेजा जाता है जिसको तलहट टैंक बोलते हैं, यानी कि इसमें जो बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ हैं, ठोस होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद ऊपर से पानी नेक्स्ट में जाएगा। नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो बारीक वाली अशुद्धियाँ हैं, जो निलंबित कण हैं, उनको इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं जैसे फिटकरी वगैरह, जो कि फिटकरी क्या करती है, फिटकरी के साथ छोटी छोटी अशुद्धियाँ चिपक के वो भारी हो जाती हैं और वो नीचे सेटल हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट टैंक है जिसमें 3-4 लेयर्स हैं, नीचे मोटे वाले कंकड़ हैं, उसके बाद बारी छोटे वाले कंकड़ हैं, उसके बाद बालू रेत है। इसमें से जब आएगा तो और बाकी जो और छोटी अशुद्धियाँ हैं वो इसमें रह जाएंगी। फिर वाटर जब इस टैंक में जाएगा तो यहाँ पर क्लोरीनेशन किया जाता है ताकि उसमें जो जीवाणु वगैरह हैं वो पानी में मर जाएँ और उसके बाद पानी घरों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब है हमारा क्रिस्टलीकरण जिसकी हम बात कर रहे थे। तो क्रिस्टलीकरण विधि जो है वो वाष्पीकरण विधि से ज़्यादा अच्छी है। भाई जैसे हम मान लिया पानी में नमक घुला हुआ है ना, उसको हम अलग करना चाहते हैं, या समुद्री जो जल है उसमें से हम नमक को अलग करना चाहते हैं। तो समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए अगर हम वाष्पीकृत करेंगे तो पानी में जो समुद्री जल में अशुद्धियाँ होंगी
वो भी उस नमक के साथ ही रह जाएंगी। पानी तो पूरा वाष्पीकृत हो गया, नीचे क्या रह गया, अशुद्धियाँ और नमक। अब हम उसको शुद्ध रूप प्राप्त करने के लिए ज़्यादा अच्छी विधि कौन सी होगी, क्रिस्टलीकरण विधि होगी। इसमें क्या करेंगे, हम पहले उसको अशुद्धियों को छान लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे उसका संतृप्त विलयन बनाएंगे वाष्पीकरण द्वारा, और उसके बाद उसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए अनडिस्टर्ब्ड। और उसके कुछ टाइम बाद जब आप देखोगे कुछ समय के बाद, तो आपको उसमें नीचे शुद्ध ठोस के क्रिस्टल मिलेंगे। तो क्रिस्टलीकरण विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से ज़्यादा अच्छी क्यों है, कारण बताओ। ये इसलिए है क्योंकि वाष्पीकरण में कई बारी क्या होता है, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, या जैसे चीनी वगैरह है, अगर ज़्यादा गर्म करोगे तो वो झुलस जाएगी और आपके बर्तन में चिपक के उसको ऐसा काला बना देगी कि उसको साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद क्या है, छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। इसीलिए वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ हमारे ठोस के अंदर ही रह जाएंगी। अगर हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो वो नहीं रहेंगी, वो ऊपर या तो लिक्विड में रह जाएंगी और क्रिस्टल्स हमें प्योर मिलेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है दैनिक जीवन में, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, और दूसरा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी के बेसिस पे, बड़े सिंपल से। पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील है, उनके मिश्रण को आप कैसे अलग करोगे। अब इसमें टेम्परेचर भी दे रखा है, दोनों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अंतर है। तो इसके लिए कौन सी विधि होगी हमारी, आसवन विधि। हमने दो पढ़ी ना, आसवन और प्रभाजी आसवन, मैंने बड़े क्लियर डिफरेंस बताए हैं दोनों में, तो इसमें हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरा है फिर दही से मक्खन निकालने में अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रण विधि। फिर है समुद्री जल से नमक, समुद्री जल से नमक निकालने के लिए हम वाष्पीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं और क्रिस्टलीकरण का भी। तो हम ज़्यादा अच्छी विधि किसको मानते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि को। तो आप क्रिस्टलीकरण लिख देना यहाँ पे। नमक से कपूर को अलग करना, इसके लिए हमने क्या बताया, उधर्वपातन विधि। उसके बाद क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार मिश्रणों को अलग किया जा सकता है, ये आपने इसमें ये आंसर लिखना है। उससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। और इस विधि का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि क्रिस्टल को के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जा सके। ठीक है, तो ये आपकी सारी विधियाँ थी, ये आपकी क्लियर हो गई हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस का मैं क्लास में टेस्ट लूँगी। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।